कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं, और जब भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करेंगे तो एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे कंडक्टर पे इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज जो कैपेसिटर पे रहेगा वो जीरो रहेगा। बट whenever we say charge on capacitor, we mean charge on positive plate. Suppose एक प्लेट पे Q चार्ज है और एक प्लेट पे माइनस Q चार्ज है, तो when we say charge on capacitor, we mean charge on positive plate. And when we say potential of capacitor, we mean potential difference between the two plates. कैपेसिटर में जो दोनों कंडक्टर्स हैं उनको हम लोग प्लेट्स बोलते हैं, irrespective of their shape. चाहे वो स्फेरिकल है, चाहे सिलेंड्रिकल है या पैरेलल प्लेट है, हम उसको प्लेट ही बोलते हैं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों तरफ चार्जेस होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपस में V होगा। कैपेसिटर का काम क्या है? इट इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, इट इज चार्ज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करती है, बैटरी भी एनर्जी स्टोर करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बैटरी से हमें कंटिन्यूस वे में एनर्जी मिलेगी और कैपेसिटर में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है वो हम इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होती है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कैमरा की इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश यूनिट, वहां हम कैपेसिटर को काम में लेते हैं। कैपेसिटर चार्ज होता है कैमरा ऑन करने पे, और जैसे हम फोटो के लिए क्लिक करते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमें लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट पावर मिलती है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है वो इंस्टेंटली बाहर आती है, तो जो पावर मिलती है उस ड्यूरेशन में वो बहुत लार्ज मिलती है। कैपेसिटर के और भी यूजेज है। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट में भी काम आता है, कैपेसिटर स्पार्किंग को अवॉइड करने के काम भी आता है, कैपेसिटर आपका एसी सर्किट्स में ट्यूनिंग के लिए काम आता है। रेडियो रिसीवर की जो ट्यूनिंग होती है वो कैपेसिटर के थ्रू ही होती है। तो कैपेसिटर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर तो डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो जब कैपेसिटर पे Q और माइनस Q चार्ज देंगे तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बी से चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कैपेसिटर। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स पे प्लस Q और माइनस Q चार्ज उतना ही ज्यादा आएगा। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कैपेसिटर, Q प्रोपोर्शनल टू V और Q बराबर CV। तो ये इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आ रहा है, Q बराबर CV। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q बराबर CV। ओके, C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी फॉर अ गिवन पोटेंशियल। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, सेम वोल्टेज अप्लाई करने पे कैपेसिटर उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। तो कैपेसिटेंस इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी फॉर अ गिवन पोटेंशियल। ऐसे डेफिनेशन याद नहीं करनी है, अपने पास रिजल्ट याद रखना है, Q बराबर CV। C यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो दोस्तों C क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो Q से भी इंडिपेंडेंट होगा, V से भी इंडिपेंडेंट होगा। यदि अपन चार्ज डबल कर देंगे तो वोल्टेज डबल हो जाएगा, या वोल्टेज हाफ कर देंगे तो चार्ज हाफ हो जाएगा। जो गिवन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो फिक्स्ड रहेगा। कैपेसिटेंस किन पे डिपेंडेंट है? दोनों कंडक्टर्स के शेप, साइज और रिलेटिव पोजीशनिंग पे। एक दूसरे के बीच में गैप कितना है, शेप और साइज कैसा है, मतलब ज्योमेट्री कैसी है, प्लस बीच में इंटरवेनिंग मीडियम कौन सा भरा हुआ है, एयर है, वाटर है, कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम है, वो हमें देखना है। कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया है या कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज दिया है, कैपेसिटेंस उससे इंडिपेंडेंट है। कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट है वो कुलम पर वोल्ट है, जिसको कि अपन फैरेड बोलते हैं। 1 फैरेड इज 1 कुलम पर वोल्ट। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में काम लेंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होगा जहां पे कि फील्ड कांस्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसमें हम लोग काम लेंगे। तो Q इक्वल CV, 1 फैरेड 1 कूलम पर वोल्ट। फैरेड कैपेसिटेंस की बहुत लार्ज यूनिट है, तो डे टू डे लाइफ में जो हम एनर्जी, जो डे टू डे लाइफ में जो हमारी यूनिट काम आती है वो माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, नैनो फैरेड ये काम आती है। फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए, Q बराबर CV, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, तो पहला सेक्शन हम लोगों ने फिनिश किया जहां पे कि हमारे पास फॉर्मूला था Q बराबर CV। व्हेन वी से चार्ज ऑन कैपेसिटर वी मीन चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। नाउ मेनली हम लोग 3 काइंड्स ऑफ कैपेसिटर्स के साथ डील करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। मेंस में दो लिखा हुआ केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बट स्फेरिकल कैपेसिटर का भी क्वेश्चन आता है। सिलिंड्रिकल का आया नहीं है, बट हम लोग इसको लेके चलें। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 फ्लैट प्लेट्स हैं, जरूरी नहीं कि वो रेक्टेंगुलर ही हो, वो किसी और शेप में भी हो सकती है, सर्कुलर शेप भी हो सकता है, कोई और शेप भी हो सकता है। 2 फ्लैट पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनका एक दूसरे को फेस करते हुए एरिया कैपिटल A है और सेपरेशन बीच में D है। हम मान के चल रहे हैं अभी एयर है या वैक्यूम है। तो एक प्लेट को हम लोगों ने प्लस Q चार्ज दिया, दूसरी प्लेट को माइनस Q चार्ज दिया। दोस्तों जब भी कोई किसी प्लेट पे चार्ज Q है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट हम डायरेक्ट बोलेंगे कि प्लेट का, इनफाइनाइट प्लेट का फील्ड कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन होगा। तो हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की स्टेप्स देखनी है और ये सारी स्टेप्स हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पे प्लस Q चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस Q चार्ज है। अट्रैक्शन से ये प्लस Q और माइनस Q इनर फेसेस पे होगा, बाहर के फेस पे चार्ज 0 होगा, यहाँ पे भी चार्ज 0 होगा, यहाँ पे भी चार्ज 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में हो जाएगा, फर्स्ट प्लेट का फील्ड है Q/2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ, सेकंड प्लेट का फील्ड भी है Q/2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ। तो जो नेट फील्ड है वो Q/A एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखे, इंडिविजुअल प्लेट्स का फील्ड सिग्मा/2 है, तो नेट होके नेट फील्ड हो गया सिग्मा/एप्सिलॉन। तो देखो यहाँ पे ये ध्यान समझना है कि टोटल फील्ड Q/A या सिग्मा/एप्सिलॉन है, बट यदि अपन एक सिंगल प्लेट के फील्ड की बात करें तो वो उसका हाफ होगा, Q/2 एप्सिलॉन या सिग्मा/2 एप्सिलॉन। अब क्योंकि प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म है
तो हमने देखा था यूनिफॉर्म फील्ड में यदि दो पॉइंट्स के बीच में फील्ड के अलोंग सेपरेशन डी है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट लिखते हैं v बराबर ed। तो यहाँ पे भी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो गलती से यहाँ पे पेस्ट हो गया इधर ये वाला पॉइंट, दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा v बराबर ed, ये हमारा v बराबर ed, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में v बराबर ed, ई की वैल्यू लिख देंगे, वहां से कैपेसिटेंस डिराइव करते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d होगा। दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होगा, कितना होगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट होगा, जिसमें आधा आधा कंट्रीब्यूशन दोनों प्लेट्स का है। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, v बराबर ed, ये रिलेशन है। ओके, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड हुआ। अब हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना है। तो अट्रैक्टिव फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन अनदर प्लेट, ये हमें दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स निकालने के लिए एक्सप्रेशन यूज में लेनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट, अभी भी मैं बताया कि टोटल फील्ड q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, एक प्लेट का जो फील्ड है वो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो फील्ड हो गया, इनटू q, तो ये फोर्स आ रहा है q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। और बाय द वे हमें वोल्टेज की टर्म्स में लिखना है, तो q को लिख लेंगे हम लोग cv, है ना, तो q को लिख लेंगे cv, तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से हमारा दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स आएगा। तो ये भी हमारे लिए काम की एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला याद मत करो यार, मैं इसको ऑन द स्पॉट ही डिराइव करने के लिए बोल रहा हूं कि भाई एक प्लेट का फील्ड q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन अनदर प्लेट व्हिच इज q, तो टोटल फोर्स हो गया q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम मान के चल रहे हैं कि प्लेट्स इनफाइनाइट डायमेंशन की है और ये अजम्पशन जस्टिफाइड है कि प्लेट्स के बीच में गैप बहुत छोटा है और मिडिल रीजन के अराउंड अपन काम कर रहे हैं। तो हम इनफाइनाइट प्लेट्स मान के चल रहे हैं, इसलिए कैपेसिटी प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म ले रहे हैं। और रियलिटी में जैसे जैसे एजेस पे जाएंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होने लगेगा और फील्ड लाइन स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट नहीं होकर कर्व होने लगेंगी, उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो ये जो यहाँ पे फील्ड लाइंस कर्व हो रही है, दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो नाम ध्यान रखना है कि रियलिटी में प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, केवल मिडिल रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म होगा, बाकी जैसे जैसे एजेस की तरफ जाएंगे फील्ड में नॉन यूनिफॉर्मिटी आने लगेगी, दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट। बट जब तक इसकी बात नहीं करी जाए हमें मान के चलना है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म है। दोस्तों यहाँ पे अपन एक और चीज सीख लें, बाय द वे यदि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे चार्ज इक्वल नहीं है, मान लीजिए एक प्लेट पे चार्ज q1 है और दूसरी प्लेट पे चार्ज q2 है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और एक प्लेट पे चार्ज q1 है और दूसरी प्लेट पे चार्ज q2 है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियलिटी में हमेशा बैटरी से कनेक्ट करके हम लोग चार्ज देंगे तो चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगा। बट सपोज किसी सिचुएशन में चार्ज q1 और q2 इमेजिनरी सिचुएशन, तो ऐसे में क्या होता है, देखिए ऐसे में हम कुछ रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे। जो आउटर मोस्ट फेसेस होता है, ऑन आउटर मोस्ट फेसेस charge on each outermost face, rather on each outermost face charge is sigma q by 2। तो यहां पे q1 प्लस q2 by 2, ये चार्ज इधर होगा, q1 प्लस q2, ये चार्ज इधर होगा। ये मान लीजिए प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, आउटरमोस्ट फेसेस पे दोनों पे बराबर चार्ज होगा, कितना, टोटल डिवाइडेड बाय 2। अब ऑन डायरेक्टली ऑपोजिट फेसेस, on directly opposite faces charges are always equal and opposite। जो डायरेक्टली ऑपोजिट फेसेस है वहां पे चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, और ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा जब ये पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो है ना। तो प्लेट ए आइसोलेटेड है, किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ और यहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होंगे। ऑलराइट, तो कितना होगा, q1 में से इसको सबट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो q1 माइनस q2 बाई 2 आएगा, q1 में से ये सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ q1 माइनस q2 बाई 2 आएगा, तो फिर इधर जो चार्ज होगा हो जाएगा माइनस ऑफ q1 माइनस, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल डिवाइडेड बाय 2 आउटरमोस्ट फेसेस पे, इनर फेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। और वो कैसे निकालें, इस q1 में से इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग चार्ज इधर होगा, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट इधर चार्ज आएगा। हम मान के चल रहे हैं q1 q2 से बड़ा है, बाय द वे q1 q2 से छोटा है, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अब दोस्तों जो इस पॉइंट पे फील्ड है, जो कैपेसिटर के बीच के रीजन में फील्ड है, वो इफेक्टिवली केवल इन दोनों चार्जेस की वजह से आएगा। इन दोनों चार्जेस का फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो इन दोनों चार्जेस की वजह से जनरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव चार्ज ऑन कैपेसिटर जो बोलेंगे, इफेक्टिव चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो हम बोलेंगे Q बराबर Q1 माइनस Q। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में इनर फेसेस जो चार्ज आ रहा है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव चार्ज Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं Q बाई C, Q है यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 अपॉन C, ये दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। यदि हमें यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। यदि हमें एक प्लेट का दूसरी प्लेट पे फोर्स निकालना है तो भी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्लेट फील्ड प्रोड्यूस करेगी Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट फील्ड प्रोड्यूस करेगी Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फील्ड हो जाएगा दोनों सबट्रैक्ट होकर Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
बट जब हमें कैपेसिटर पे इफेक्टिव चार्ज बोलना है तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो कैपेसिटर पे इफेक्टिव चार्ज होगा Q1 माइनस Q2/2। टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं डेरिवेशन को अवॉइड कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि आउटर मोस्ट फेसेस पे टोटल डिवाइडेड बाय 2 चार्ज होगा, इनर फेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। निकालना कितना होगा, तो Q1 में से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो अंदर वाला चार्ज आ गया, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट इधर होगा। ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं यही कैपेसिटर पे इफेक्टिव चार्ज है, तो यहाँ कैपेसिटर पे इफेक्टिव चार्ज होगा Q1 माइनस Q2/2। वोल्टेज कितना होगा, Q1 माइनस Q2/2 बाय कैपिटल C हो जाएगा। कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। तो एक स्टैंडर्ड सिचुएशन है कि दोनों प्लेट्स को आपने एक वायर से कनेक्ट कर रखा है एंड द कैपेसिटी, तो कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस एक ही बात है। तो गाइस क्योंकि दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स एक वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज गिवन, कितना भी चार्ज दो यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा। तो C इज Q/V, तो जो Q/V है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो हम बोलेंगे इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी है, इनफाइनाइट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेस्ड अपन ने क्वेश्चंस किए। अब आ जाता है अपन स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पे। स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक ये है और दूसरा ये है। इधर रेडियस A है, इधर रेडियस B। इनर प्लेट हमारी पॉजिटिव रहेगी, तो इनर प्लेट पे प्लस Q चार्ज रहेगा, इनर प्लेट पे प्लस Q चार्ज है। आउटर प्लेट पे हमारा माइनस Q चार्ज रहेगा। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फील्ड लाइंस है वो दोनों के बीच में रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह से प्लस Q से माइनस Q की तरफ ऐसे रेडियल फील्ड लाइंस होंगी। फील्ड केवल दोनों प्लेट्स के बीच में है, तो जो फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q/4πε0 r²। दिस इज बिटवीन A एंड B। इस रीजन में फील्ड इतना होगा। और यदि R लेस देन A में देखें, R लेस देन A में देखें या R ग्रेटर देन इक्वल टू B में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² के साथ वेरी कर रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, और यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से वेरी कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, केवल फील्ड जो है दोनों प्लेट्स के बीच में है। तो हम कैपेसिटर का रीजन बोल रहे हैं, तो इस रीजन को अपन रेफर कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और वहां से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, तो जो C की वैल्यू आएगी, ये हमें फॉर्मुला याद रखना है, 4πε0 AB/B-A। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 4πε0 AB/B-A के बराबर होगा। दोस्तों यदि हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है तो उसको भी हम एक कैपेसिटर बोल सकते हैं। उस सिंगल कंडक्टर के लिए दूसरी प्लेट अपन इन्फिनिटी पे मानेंगे। ओके, तो हमारे पास एक सिंगल स्फीयर है, तो दैट इज आल्सो अ कैपेसिटर। उसका सेकंड स्फीयर इन्फिनिटी पे है, उसका कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4πε0 A के बराबर आएगा। तो यदि स्फेरिकल कैपेसिटर है तो 4πε0 AB/B-A, और एक आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस है 4πε0 A। फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में है, 1/r² के साथ वेरी कर रही है। चार्ज प्लस Q और माइनस Q का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर। अब अपन बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में हमारे पास टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स हैं, टू कोएक्सियल कंडक्टिंग लॉन्ग सिलेंडर्स हैं। लॉन्ग जस्टिफाइड ऐसे है कि दोनों सिलेंडर्स के बीच में जो गैप है वो उनकी लेंथ के कंपैरिजन बहुत छोटा है। तो ये हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। ये इनर रेडियस A हो गई, आउटर रेडियस B हो गई। यदि इसका टॉप व्यू देखें तो ये आउटर सिलेंडर, ये इनर सिलेंडर, यहाँ चार्ज जीरो है, यहाँ प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है और यहाँ जीरो। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q एनक्लोज अपॉन 2πε0 RL से हो जाएगा Q/2πε0 RL, और R बिटवीन A एंड B, और R लेस देन A या फिर R ग्रेटर देन इक्वल टू B पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। तो गाइस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के साथ वेरी कर रहा है, स्फेरिकल कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के साथ वेरी कर रहा है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में कहां पर आ रहा है, R बराबर A पर आ रहा है। तो बस ये फॉर्मुला बेस्ड अपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये फिनिश किया है। नाउ कमिंग टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो जैसा मैंने बताया था कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कहां एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, तीनों कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी वहीं पे स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। और हम डिराइव करेंगे तो कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो है Q²/2C या हाफ C। एक्चुअली कैपेसिटर पे चार्ज आता कहां से है, एक अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड प्लेट है वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट पे जाते हैं। इस प्रोसेस में बैटरी वर्क करती है और उस वर्क का कुछ पार्ट कैपेसिटर में एनर्जी में स्टोर होता है। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है वो एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट पे जाता है, बस उसी प्रोसेस में वर्क होता है, वो कैपेसिटर के फील्ड में स्टोर होता है। दैट इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो जो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है दैट इज हाफ CV² या Q²/2C या QV/2।
तो फॉर्मुलाज इक्विवेलेंट है। देखिए यदि नंबर्स डाल के हमें वैल्यू निकालनी है तब तो तीनों फॉर्मुलाज इक्विवेलेंट है, बट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई सेपरेशन डबल कर दिया, चार्ज सेपरेशन डबल कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, वोल्टेज डबल कर दिया, डायरेक्ट्रिक डाल दिया, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें वहां पे देखना है यदि चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c वाला फॉर्मुला काम में लेंगे, और यदि वोल्टेज कांस्टेंट है तो हाफ सीवी स्क्वायर वाला फॉर्मुला काम में लेंगे। चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c वाला फॉर्मुला, और वोल्टेज कांस्टेंट है तो हाफ सीवी स्क्वायर वाला फॉर्मुला हम लोग काम में लेंगे। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी कैपेसिटर के वॉल्यूम में स्टोर हो रही है, फील्ड में स्टोर हो रही है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम इज कैपिटल यू अपॉन वी इफ फील्ड इज कांस्टेंट, और फील्ड वेरिएबल है तो फिर du अपॉन dv, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यदि फील्ड वेरिएबल है, E इज वेरिएबल। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसका फॉर्मुला है हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमें याद रखना है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, या कहीं पे भी कैपेसिटर नहीं भी है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर्ड है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मुला याद रखेंगे। तो नेक्स्ट पर आए अपन, चार्जिंग का कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो एक अनचार्ज कैपेसिटर हमारे पास है, ये हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है दोस्तों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल सिलेंडर या कोई और कैपेसिटर हो, स्कीमेटिक सिंबल उसका ऐसा ही है, अपन फेमिलियर है, ऐसे दो लाइंस बनाते हैं। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, तो एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, स्विच ओपन है, अब ये न्यूट्रल है, यहाँ पे स्विच ई है। जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तब तक इंक्रीज होता जाएगा जब तक कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाए। तो इक्विलिब्रियम में ये जो प्लेट ए और बी है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर हो जाए। ये प्लेट पॉजिटिव होगी क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये प्लेट नेगेटिव होगी क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे चार्ज सी होगा, यहाँ चार्ज माइनस सी, टोटल चार्ज जीरो। ठीक है, तो दिस इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बैटरी से कनेक्ट करके हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं। इस प्रोसेस में बैटरी ने कितना वर्क किया, तो बैटरी ने जो वर्क किया वो होता है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ क्यू इनटू डेल्टा वी। तो जो बैटरी वर्क कर रही है वो कर रही है क्यू ई, विच इज क्यू की वैल्यू सी स्क्वायर, तो दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। अब कैपेसिटर में इनिशियली एनर्जी जीरो थी और बाद में एनर्जी हाफ सी स्क्वायर हो गई, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई वो डिफरेंस जो आया वो हाफ सी स्क्वायर आया। तो दोस्तों क्या करते हैं, जितना एनर्जी दे रहे हैं बैटरी के थ्रू वो एनर्जी चेंज करने का काम आ रही है कैपेसिटर के, प्लस रिमेनिंग एनर्जी लूज हो रही है, लॉसेज है एच। एनर्जी गिवन टू द कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर प्लस लॉसेज। तो ये है सी स्क्वायर, ये है हाफ सी स्क्वायर, तो जो एनर्जी लॉसेज आ रहे हैं वो आ रहा है हाफ सी स्क्वायर। तो जब भी एक अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करेंगे तो ऐसे में जितना बैटरी एनर्जी दे रही है उसकी 50% एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है, और रिमेनिंग 50% एनर्जी हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में लूज हो रही है। ध्यान रहे ये 50-50% का डिवीजन तभी है जबकि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है। यदि कैपेसिटर पे इनिशियली कुछ चार्ज है और फिर हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में 50-50% नहीं होगा, है ना, तब फिर कुछ और होगा। बट जब भी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे बैटरी के थ्रू कनेक्ट करके तो एनर्जी में लॉस आएगा, और यदि अनचार्ज कैपेसिटर है तो 50% एनर्जी जो बैटरी ने दी वो स्टोर हो रही है, और 50% एनर्जी हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में लूज हो रही है। ओके, तो दिस इज चार्जिंग अ कैपेसिटर। बैटरी से कनेक्ट करके हम लोग चार्ज कर रहे हैं। यदि चार्ज कैपेसिटर हमारे पास है और चार्ज कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें, ऐसे में जितना कैपेसिटर पे चार्ज है वो वैनिश हो जाएगा क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू आपस में नलीफाई कर देंगे, है ना। तो जितनी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है वो हमें बाहर मिल जाएगी। तो यदि डेल्टा टी टाइम में कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है तो हम बोलेंगे एवरेज पावर कितनी है, एनर्जी रिलीज अपॉन डेल्टा टी। तो ये कोई फॉर्मुला नहीं है, ये अपन ऑन द स्पॉट बना सकते हैं। कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है हाफ सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द एवरेज पावर गिवन बाय द कैपेसिटर इन दैट ड्यूरेशन डेल्टा टी। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटर की चार्जिंग से रिलेटेड पॉइंट देखे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डबल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, इस तरह का करना है, कीपिंग चार्ज कांस्टेंट और कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट। तो गाइज यदि हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है और फिर चेंजेस कर रहे हैं कैपेसिटर में तो वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, और यदि बैटरी डिस्कनेक्ट करके फिर हम चेंजेस कर रहे हैं देन चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। यदि बैटरी कनेक्टेड है और चेंजेस कर रहे हैं तो वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, और बैटरी डिस्कनेक्ट करके चेंजेस कर रहे हैं तो फिर चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो मान लीजिए जैसे अपन ने एक कैपेसिटर है और बैटरी से कनेक्टेड है, अब अपन ने इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन रिड्यूस कर दिया, सपोज d/2 कर दिया, कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड। तो हम देखना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a/d, तो ये कैपेसिटेंस हम लोगों ने d अपन ने आधा कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट a/d से कैपेसिटेंस क्या हो गया, डबल हो गया। तो जो c है p/c0 by q0 p/v0 p/e0 by u, नॉट इनिशियल वैल्यूज है, तो c डबल हो गया है तो c/c0 के बराबर है, q/q0 क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस डबल हो गया है तो cv से चार्ज भी डबल हो गया है, तो ये डबल वोल्टेज कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो V/D वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, जब चार्ज कांस्टेंट है तब तो Q/A/0 वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, और जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो V/D वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे। तो V/D तो वोल्टेज तो उतना ही है और सेपरेशन हाफ कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया है, तो 2 एनर्जी हाफ CV² वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, वोल्टेज कांस्टेंट है, C डबल हो गया है तो एनर्जी स्टोर्ड भी डबल हो गई है। तो ये वेरियस पैरामीटर्स का रेशियो आ रहा है। यही मान लीजिए अपन ने बैटरी से कनेक्टेड था, सेपरेशन प्लेट्स के बीच में D था, पॉजिटिव नेगेटिव, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो डिस्कनेक्ट करने पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो एज इट इज रह जाएगा। अब अपन सेपरेशन रिड्यूस कर रहे हैं, सेपरेशन D/2 कर। तो ऐसे केस में अगेन C/C0, V/V0, Q/Q0, E/E0 एंड U/U0 अपने को देखना है। तो कैपेसिटेंस सेपरेशन हाफ किया तो कैपेसिटेंस डबल हो गया तो 2 हो गया, चार्ज सेम है तो Q/Q0 1 के बराबर हो गया, वोल्टेज Q/C तो Q उतना ही है, C डबल हो गया है तो वोल्टेज हाफ हो गया है तो V/V0 हाफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड Q/A/0, Q उतना ही है, A/0 उतना ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो वही है। एनर्जी Q²/2C वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, Q उतना ही है और C अपना डबल हो गया है तो एनर्जी हाफ हो गई है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमारी हाफ हो गई। Q²/2C, C डबल हुआ है इसलिए एनर्जी हाफ हो गई है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि कैपेसिटर में चेंजेस कर रहे हो या तो बैटरी कनेक्टेड रखे या बैटरी डिस्कनेक्ट करके। बैटरी कनेक्टेड करके चेंजेस कर रहे हो तो फिर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, और बैटरी डिस्कनेक्ट करके यदि चेंजेस कर रहे हो तो फिर उस केस में चार्ज हमारा कांस्टेंट है। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटर की बेसिक थ्योरी करी है अभी तक। अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। फ्रेंड्स मैं आपके साथ यहाँ पे एक बार डिस्कस करूंगा। देखिए एग्जाम्स क्लोज आ रहे हैं, वन शॉट सेशन देखने का मतलब है कि आप रिवीजन के फेज में चल रहे हैं, और रिवीजन के फेज में चल रहे हैं तो ऐसे बहुत बड़ा सिलेबस है जो कि आपको कवर अप करना है। जैसा मैंने और सेशंस में भी बोला है आपको, डेली का प्लानिंग मस्ट है। जैसे आज आप यदि आप ये वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं तो आज की प्लानिंग आपकी रेडी होनी चाहिए कि आप सुबह से लेकर रात को सोने तक क्या करेंगे। सपोज अभी भी आपने प्लानिंग स्टार्ट नहीं की है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ एक वंडरफुल टूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर पा रहे हैं। आप हर दिन डिनर के बाद में बैठे अपनी डायरी लेके और नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग करें कि आपको कल क्या क्या स्लॉट्स में क्या क्या करना है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में। मॉर्निंग में यदि आपने बड़ा लिखा है कि 5 o'clock उठना है तो दुनिया इधर से उधर उठ जाए, बट आप अलार्म के पहली बेरिंग पे आप 5 o'clock पे उठ जाएंगे, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आप सुबह 5 बजे उठो, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सूट करती है, आप जितनी बजे उठ रहे हो, बट आपने जो डिसाइड किया है उसको आपको कमिटमेंट को फॉलो करना है। कमिटमेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वही हमारे अंदर श्योरिटी जनरेट करेगा। यदि हमने सोचा है कि सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है 7 बजे उठना है, तो हर हालत में अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात में सिग्नल देके सोइए कि भाई ये डिसाइड किया है और ये होगा, आई एम गोइंग टू वेक अप एट 5 o'clock, जो भी आपका डिसाइडेड टाइम है। अलार्म के पहले कॉल पे आप उठ जाएं, उठने के बाद में सीधा वॉशरूम में जाएं, अपना नेचर कॉल ब्रश जो भी करना है आपको फिनिश करके मुंह धो के थोड़ी सी आप अपनी स्ट्रेचिंग करें, थोड़ी बॉडी को आप शेक करें, सो दैट आपकी जितनी नींद है वो आपकी निकल जाए। कम से कम 1 गिलास गर्म पानी जरूर से पिए, सो दैट एकदम बॉडी चार्ज हो जाए, देन आप स्टडी स्टार्ट। तो जो दिन भर की प्लानिंग है, अलग अलग स्लॉट्स में आप क्या क्या स्लॉट्स होंगे आपके, क्या क्या आप कवर अप करेंगे पूरे दिन में, वो आपका अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्लानिंग नेक्स्ट डे की कर रहे हैं तो साथ में आज के दिन में आपने अपनी प्लानिंग को कितना फॉलो किया, कौन से टास्क अभी भी बच गए उनको नेक्स्ट डे में फिर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो खुश होइए कि यार आपने एक प्लानिंग करी और आपने उसको निभाया, मोस्टली आपने उसको निभाया। तो डेली का ऑडिट एंड प्लानिंग मस्ट है, अदरवाइज आप पढ़ कोई चैप्टर रहे और आपके दिमाग में कोई और चैप्टर चलेगा, यार वो भी तो रिवाइज करना है, उसका भी तो बैकलॉग है, उसकी भी तो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो इन सारे चक्रों से आपको बचना है, तो मेक श्योर कि अपन डेली बेसिस पे अपनी प्लानिंग और ऑडिट का काम करें, और इसके लिए फिक्स कर लीजिए डिनर के बाद का टाइम कि जो आज किया उसको रिव्यू करेंगे और जो कल करना है वो पूरा राइटिंग में अपन लिख के रखेंगे ताकि दिमाग को फिजिट करने का मौका नहीं रहे। लेट्स कम टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए जैसे करेंसी में स्टैंडर्ड करेंसीज होती है, 1 रुपीज है, 2 रुपीज है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है ना। तो ऐसे हमें मान लीजिए 22 रुपीज चाहिए, तो हम जो स्टैंडर्ड डिनोमिनेशन उसी में बनाएंगे 22 के, तो या तो 10 10 2 ले लेंगे, या 20 प्लस 2 ले लेंगे, या 5 के 4 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड डिनोमिनेशन है जिनको आपस में कंबाइन करके हम डिजायर्ड वैल्यू जनरेट करते हैं। सेम वे में कैपेसिटर्स में, रेजिस्टर्स में भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के कमर्शियली अवेलेबल रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स हैं, उन्हीं को आपस में कंबाइन करके हमारी सर्किट के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हम जनरेट करते हैं। तो प्रीडोमिनेटली देयर आर 2 मेन कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हम अनचार्ज कैपेसिटर्स लेते हैं और उनको एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। अनचार्ज कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, बीच में से कोई और वायर नहीं निकल रहा है, फर्स्ट कैपेसिटर के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ये हमारा पूरा नेटवर्क है, और इन एंड पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज सीरीज कनेक्शन कि आपके एंड टू एंड फर्स्ट कैपेसिटर, देन सेकंड कैपेसिटर, देन थर्ड कैपेसिटर, और ये इन एंड पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, ये जो बैटरी आपकी कनेक्टेड है, यहां से चार्ज फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, और सारे कैपेसिटर्स पे स्टडी स्टेट में इक्वल चार्ज है। यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। दिस इज सीरीज कनेक्शन। ओके, दिस इज सीरीज कनेक्शन। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब भी कोई, जितने भी पॉइंट्स एक प्लेन कंडक्टिंग वायर पर है वो आपस में सेम वोल्टेज, जितने पॉइंट्स एक प्लेन कंडक्टिंग वायर पर है वो आपस में सेम वोल्टेज पर है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक ही वोल्टेज।
देन उसके बाद में ये हमारा इस पूरे वायर पे ये एक वोल्टेज है। देन यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाला एक वोल्टेज, पूरे वायर पे सेम वोल्टेज है। और उसके बाद हम लोग देखें तो ये वाला जो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ, ये पूरा तो इस तरह से बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने पे वोल्टेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर प्लेट ए से प्लेट बी पे जा रहे हैं तो वोल्टेज में रिडक्शन हो रहा है, फिर वोल्टेज कांस्टेंट है, फिर प्लेट सी से प्लेट डी पे जा रहे हैं फिर से वोल्टेज में रिडक्शन हो रहा है, फिर डी से ई पे जा रहे हैं वोल्टेज कांस्टेंट है, एफ में फिर से वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है और फिर वोल्टेज कांस्टेंट है ना। तो इस तरह से वोल्टेज का वेरिएशन है। तीनों प्लेट्स पे तीनों कंडक्टर कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दीज कनेक्शन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, 0 बोलेंगे या 3Q बोलेंगे, मुझे सोच के देखो इस कॉम्बिनेशन में अपन टोटल चार्ज कितना बोलेंगे, Q बोलेंगे, 0 बोलेंगे या फिर 3Q बोलेंगे। तो चार्ज इफेक्टिव चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज टू द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग। ड्यूरिंग द चार्जिंग बैटरी के थ्रू जितना चार्ज फ्लो किया है दैट इज द इफेक्टिव चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो यहां से Q चार्ज फ्लो किया है वो Q इधर आया, माइनस Q इधर, फिर Q इधर, फिर माइनस Q इधर, फिर Q इधर, फिर माइनस Q इधर और प्लस Q वापस फ्लो किया गया। तो बैटरी के थ्रू कितना फ्लो किया है, Q फ्लो किया है। तो चार्ज ऑन नेटवर्क इज कैपिटल Q। इस नेटवर्क पे हम बोलेंगे चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। अब इस नेटवर्क को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल कैपेसिटर से, सेम बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेम बैटरी से कनेक्ट करने पे यदि यहां पे भी सेम चार्ज Q आ रहा है तो हम बोलेंगे ये जो सिंगल कैपेसिटर है ये सिस्टम का इक्विवेलेंट है। तो ये पूरा नेटवर्क कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, Q। इंडिविजुअल कैपेसिटर पे कितना है, Q, और नेटवर्क पे भी कितना है, Q है। तो सीरीज कनेक्शन में जो इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चार्ज होता है इक्विवेलेंट पे भी वही चार्ज होगा और इंडिविजुअल कैपेसिटर वोल्टेज का जो सम है वो ओवरऑल वोल्टेज के बराबर होगा। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज सब जगह सेम है और जो वोल्टेज का सम है वो ओवरऑल वोल्टेज के बराबर है। V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर एंड Q इक्वल CV, Q सेम है तो यहाँ पे जो वोल्टेज है कैपेसिटर 1/C के प्रोपोर्शनलिटी में, इसीलिए V1 is to V2 is to V3 is 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। ये वोल्टेज का रेशियो रहेगा। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ reciprocal of equivalent capacitance is equal to sum of reciprocals of individual capacitances 1/C बराबर 1/C1 plus 1/C2 and so on। इस समेशन की खास बात क्या है, जो C1 C2 C3 में से सबसे छोटा कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी छोटा आएगा। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है, एक 3 माइक्रोफैरेड का है, तो हम स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड से छोटा होगा। ओके, तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। इफ n कैपेसिटर्स, यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो डायरेक्टली C अपॉन n के बराबर हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इज C अपॉन n। अब टू कैपेसिटर्स के साथ हम लोग डील कर रहे हैं तो काफी क्वेश्चन हमें टू कैपेसिटर्स के साथ डील करना होता है सीरीज में। C इक्विवेलेंट जो होगा 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। तो हम रीअरेंज करेंगे तो C इक्विवेलेंट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हम फास्ट कैलकुलेशन के लिए काम में लेंगे। C इक्विवेलेंट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ जो वोल्टेजेस हैं V1 is to V2 is C2 is to C1 एंड V1 प्लस V2 इज इक्वल टू E। तो टोटल वोल्टेज इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसलिए फर्स्ट कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज होगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E, और सेकंड पे कितना होगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन फास्ट करने काम आएगा कि सीरीज में देखो हमें बाय द वे हम रिकॉल करने में दिक्कत है तो हम इस तरह से रिकॉल करें, Q बराबर CV, Q सेम है तो CV इज कांस्टेंट, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो V1 अपॉन V2 इज C2 अपॉन C। टोटल वोल्टेज को हमें C2 और C1 के रेशियो में डिवाइड करना है। पहले कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E, सेकंड पे कितना है, C1 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान रहे सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है और चार्ज हर प्लेट पे कांस्टेंट, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस है उससे भी छोटा आएगा। तो ये सीरीज कनेक्शन देख रहे हैं। अब यहीं पे सीरीज कनेक्शन में देखिए एक और पॉइंट है जो हमारे काम का है कि यदि हम जस्ट यदि हम हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास सपोज एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के बीच में यदि हम एक थिन मेटालिक फॉइल इंसर्ट कर दें, हम इस कैपेसिटर के बीच में एक थिन मेटालिक फॉइल इंसर्ट कर दें, यहाँ पर थिन मेटालिक फॉइल इंसर्ट कर दी, सपोज यहाँ से x दूरी पर, ये d माइनस एक्स हो गई। ऐसे में यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ ये माइनस क्यू था, तो इंडक्शन इफेक्ट से फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस क्यू आएगा और यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये दो इंडिविजुअल कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर और ये सेकंड कैपेसिटर। यहाँ प्लेट सेपरेशन x हो गया, यहाँ प्लेट सेपरेशन d माइनस एक्स।
और कैपेसिटेंस की वैल्यू वही रहेगी। यदि थिन मेटालिक फॉइल है तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वापस से ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। सेम स्फेरिकल कैपेसिटर में, यदि स्फेरिकल कैपेसिटर में मान लीजिए हमारे दोनों स्फीयर्स हैं और बीच में हम स्फीयर्स के पैरेलल यदि एक थिन मेटालिक शेल इंसर्ट कर दें, थिन मेटालिक शेल इंसर्ट कर दिए, तो ऐसे में ये कैपेसिटर बन गया C1, ये दूसरा कैपेसिटर बन गया C2, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि प्लेट्स के पैरेलल आप एक थिन मेटालिक फॉइल इंसर्ट कर रहे हो प्लेट्स के पैरेलल, देन कैपेसिटर रिमेन्स अनअफेक्टेड और हमारा कैपेसिटर दो कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाता है जो आपस में सीरीज में है। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा? ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम आएगा, मान लीजिए जैसे आपने को यहाँ पे ये इस तरह से 4 स्फीयर्स गिवन है, रेडियस A B C D, हमें फर्स्ट स्फीयर और लास्ट स्फीयर के बीच में कैपेसिटेंस, ठीक है, ये 4 स्फीयर्स हैं A B C D, और हमें फर्स्ट और लास्ट के बीच में कैपेसिटेंस बताना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट काम आएगा कि यार इन दोनों शेल्स का कोई मतलब ही नहीं है। यदि रेडियस A B C D है तो B और C फॉइल्स को हटा दो, कैपेसिटेंस कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AD अपॉन D माइनस A, बीच वाले दोनों शेल्स का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये तीन प्लेट्स हैं और बीच में एक प्लेट, मतलब 3 प्लेट्स हैं इस तरह से, तो ये सेपरेशन D1 है और ये सेपरेशन D2 है, तो इस बीच वाली प्लेट का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल दोगे कि कैपेसिटेंस कितना होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2 के बराबर होगा। यदि कैपेसिटी प्लेट्स के बीच में एक थिन मेटालिक फॉइल इंसर्ट कर दें तो कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो थिन मेटालिक फॉइल कैपेसिटर को दो कैपेसिटर्स में डिवाइड कर देगी जो कि आपस में सीरीज में होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी। अब आ जाते हैं हम पैरेलल प्लेट कनेक्शंस पे। तो पैरेलल में क्या हो रहा है, जितने भी डिवाइसेस पैरेलल में है वो सारे डिवाइसेस सेम एंड पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड इन पैरेलल आर अक्रॉस सेम एंड पॉइंट्स। तो ऐसे केस में हर डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो। तो ये हमारा कैपेसिटर C1 है, ये हमारा कैपेसिटर C2 है और ये हमारा कैपेसिटर C है। तीनों हमारे सेम एंड पॉइंट्स बीच में कनेक्टेड है। मैंने बताया था एक प्लेन कंडक्टिंग वायर पे वोल्टेज सेम होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है, तो ऐसे में ये यहाँ से लेके ये पूरे वायर्स, ये जो वायर है प्लेन वायर है, वायर्स पे ये प्लेट इंक्लूडिंग दीज प्लेट्स ये आपस में सेम। और ऐसे इधर वाली प्लेट्स ले लें, ये वाला ले लें अपन, ये पूरा वायर, ये प्लेट, ये वायर, ये प्लेट, बैटरी का नहीं, ये पूरा आपस में सेम वोल्टेज। तो अपन देख रहे हैं पर भी इतना वोल्टेज, इतना इधर यहाँ पे भी इतना। तो ये सर्किट्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जितनी भी डिवाइसेस सेम एंड पॉइंट्स होगी उन पे वोल्टेज सेम होगा, और जितनी भी डिवाइसेस एंड टू एंड कनेक्ट होगी, फर्स्ट डिवाइस देन सेकंड देन थर्ड, और बीच में से कोई वायर नहीं निकल रहा है, तो वो आपस में सीरीज में। तो हमारे पास इस तरह से 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3 सेम एंड पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे ये पैरेलल कनेक्शन में है। यहाँ से जो चार्ज आएगा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर Q1 आ रहा है, इधर Q2 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। इधर से यदि Q चार्ज फ्लो किया है, बैटरी के थ्रू Q फ्लो किया है, तो Q1 Q2 Q3, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम बोलेंगे ये नेटवर्क कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इतना चार्ज स्टोर कर रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर का क्या मतलब है, सेम बैटरी कनेक्ट करें और ये सिंगल कैपेसिटर यदि सेम चार्ज स्टोर कर रहा है तो हम बोलेंगे जो सिंगल कैपेसिटर इस सिस्टम का इक्विवेलेंट है। ऑलराइट, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 होगा C, देखिए यहाँ तीनों पे वोल्टेज किसके बराबर है, बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो Q1 होगा C1 ही, Q2 होगा C2 ही, Q3 होगा C3, तो टोटल हो गया C1 प्लस C1 ही, C2 ही, C3, और ये होगा C इक्विवेलेंट इनटू E। तो यहाँ से हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, सिग्मा CI C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, इसके बराबर है। यदि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो हर कैपेसिटर का C ऐड होकर टोटल कितना हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देख रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वोल्टेज सेम है और जो चार्ज है Q बराबर CV, तो वोल्टेज सेम है तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, तो Q1 = Q2 = Q3, C1 = C के बराबर होगा। ऑलराइट, कई बार इस तरह से प्लेट्स गिवन होती है, तो देखिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम है कि हमारे पास n कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, एक्चुअल फिजिकल प्लेट्स हैं। तो हमारे पास ये 1, जैसे इस डायग्राम में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। 1 3 5 7 9 ये एक तरफ कनेक्टेड है, 2 4 6 8 ये एक तरफ कनेक्टेड है, ऑल्टरनेट प्लेट्स आपस में कनेक्ट। दोस्तों 1 2 के बीच में कैपेसिटर बनेगा, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर, 3 4 में, 4 5 में, 5 6 में, 6 7 में, 7 8 में, 8 9 में। तो टोटल यदि हमारे पास n कैपेसिटर प्लेट्स हैं, यदि हमारे पास इस तरह से n प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे, और ये सारे कैपेसिटर्स सेम एंड पॉइंट्स के अक्रॉस आ रहे हैं क्योंकि एक प्लेट इधर कनेक्टेड है और एक प्लेट इधर कनेक्टेड है, यानी कि आपस में पैरेलल में है। तो हमारा जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो n-1 इंटू C के बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट इज n-1 इंटू C। तो ये हमने सीरीज पैरेलल में बेसिक देखा। अब हम लोग कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स सीरीज में है, ओके। C1 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरेड, की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड, और C3 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारा, और वोल्टेज हमें गिवन है E बराबर 8 वोल्ट। अब हमें तीनों कैपेसिटर्स में चार्ज निकालना है और तीनों कैपेसिटर्स में वोल्टेज निकालना है। तीनों कैपेसिटर्स वोल्टेज निकालने के दो तरीके हैं, एक है कि पहले हम Q निकाल लें और Q से वोल्टेज निकालें,
तो मेथड 1 हो जाएगा। मेथड 1 ये पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। सी इक्विवेलेंट के लिए 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C which is 1 plus 2 plus 3 upon 12 that is 1 by 2 इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 2 माइक्रोफैराड। अब चार्ज निकाल लीजिए C इक्विवेलेंट इनटू E दैट इज 16 माइक्रोकूलम। सीरीज में जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है वो इंडिविजुअल पे चार्ज होता है। तीनों कैपेसिटर पे चार्ज हमारा 16 माइक्रोकूलम हो गया। तो V1 इज 2 अपॉन C1 तो 16 अपॉन 12 दैट इज 16 of 4 by 3 वोल्ट। V2 is Q upon C2 so 16 upon 6 Q upon C2 16 upon 6 that is 8 by 3 volt and V3 is Q3 by Q by C3 16 upon 4 तो V3 is 4 volt। तो ये हमारे वोल्टेज आ गए। ये मेथड 1 है। मेथड 2 में क्या कर रहे हैं? मेथड 2 में हम डायरेक्ट वोल्टेज को ही डिवाइड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू E which is 6 and V बराबर Q by C proportional to 1 upon C so V1 is to V2 is to V3 is 1 upon C1 is to 1 upon C2 is to 1 upon C3 that is 1 upon 12 is to 1 by 6 1 by 4। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 1 is to 2 is to 3। तो हमें 1 is to 2 is to 3 रेशियो में टोटल वोल्टेज को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट कितना होगा 1 upon 1 plus 2 plus 3 into total that is 16 upon 6 तो 16 upon 6 that is 8 by 16 upon 6 that is 8 by 3 वोल्ट। एक बार वापस लिख लें तो Q upon C1 तो 16 by 12 तो 4 by 3। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है LCM 12 1 is to 2 is to 3 तो 1 upon 6 into total voltage is 16 8 by 3 volt this is V1 and V2 is 2 upon 6 into 16 that is 8 by 16 by 3 volt। अच्छा मैंने सॉरी वोल्टेज जो हमें वो 16 गिवन है, वोल्टेज 8 गिवन है 8 वोल्ट। तो यहाँ पे 1 by 6 into 8 that is 4 by 3 volt। Similarly V2 is 2 upon 1 plus 2 plus 3 into V that is 16 by 6 8 by 3 volt और ऐसे V3 आ जाएगा। तो या तो पहले C इक्विवेलेंट Q और फिर वहां से वोल्टेज निकालो या फिर वोल्टेज को डायरेक्टली इनवर्स रेशियो में डिवाइड करो, है ना। तो ये सीरीज कनेक्शन में रहेगा। ऐसे ही कुछ सिंप्लीफाइड सर्किट देखें तो मान लीजिए ये हमारे पास C1 है, ये C2 है और ये हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया। C1 की वैल्यू मान लीजिए 10 माइक्रोफैरड है, वैल्यू 40 माइक्रोफैरड की वैल्यू सब माइक्रोफैरड की वैल्यू 20। तो देखिए ना ये आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास यहाँ सर्किट में कैपेसिटर्स की दो ब्रांचेस हैं, एक ऊपर वाली ब्रांच है और एक नीचे वाली ब्रांच और दोनों ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो वोल्टेज C1 C2 में मिला के उतना ही आ रहा है जितना C3 पे है। वो कितना आ रहा है 20 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये आपको फील करना है कि V1 प्लस V2 हाँ वोल्टेज प्लस यहाँ वोल्टेज वो V3 के V1 प्लस V2 बराबर V3 V1 प्लस V2 हमारा V3 के बराबर है क्योंकि सेम एंड पॉइंट्स के अक्रॉस है। ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच सेम एंड पॉइंट्स के अक्रॉस है और एंड पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना है E। तो V1 प्लस V2 हमारा V के बराबर है, V3 के बराबर, V3 कितना है E के बराबर है। फिर ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में है। मतलब हम बोलेंगे C1 सीरीज C2 और ये दोनों C3 के साथ में पैरेलल में है। ये हमारा C तो C1 सीरीज C2 तो 40 into 10 upon 40 plus 10 एंड प्लस C3 की वैल्यू हमारी 2 तो हो गया 400 upon 58 8 plus 2 10 माइक्रोफैरड। ऑलराइट तो हमारा C इक्विवेलेंट आ रहा है। यदि हमें V1 V2 चाहिए तो आप डायरेक्टली V1 upon V2 is C2 upon C1 that is 40 upon 10 this is 4:1 so V1 is 4 upon 4 plus 1 2E that is 5 4 16 volt and V2 is 4 volt। V3 हमारा डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट रीड कर पा रहे हैं हम लोग 20 वोल्ट। सर्किट में जितने एलिमेंट्स एंड टू एंड कनेक्टेड है वो आपस में सीरीज में और सेम एंड पॉइंट्स के अक्रॉस जो ब्रांचेस कनेक्टेड है वो आपस में पैरेलल में। ये अपने देखा यहाँ पे और भी तरीके हो सकते हैं मैनिपुलेट करने का, ये जस्ट मैंने एक तरह से कराया आपको। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने फिनिश किया, मोस्टली डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं रीवायरिंग ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर्स। तो रीवायरिंग ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर्स, हमने एक कैपेसिटर को V1 वोल्टेज से चार्ज किया, दूसरे कैपेसिटर को V2 वोल्टेज से चार्ज किया और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन करने के दो तरीके हैं तो गाइस, या तो लाइक प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या अनलाइक प्लेट्स को आपस में कनेक्ट। लाइक प्लेट्स प्लस प्लस आपस में कनेक्ट हो रही है, माइनस माइनस आपस में कनेक्ट। अनलाइक प्लस और माइनस एंड माइनस और प्लस आपस में कनेक्ट हो रही है। दोस्तों जेईई मेंस में ढेरों क्वेश्चंस इस सेक्शन से हैं जिसमें कि अपन रीवायरिंग ऑफ कैपेसिटर्स कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही दोनों कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम एंड पॉइंट्स के बीच में आ रहे हैं। तो आपस में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों पे वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो लेट द कॉमन वोल्टेज बी V। अब टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो इन पे इनिशियल चार्ज
और इन पे फाइनल चार्ज बराबर होगा। तो इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज है C1V1 प्लस C। फाइनल चार्ज कितना है? C1V प्लस C। तो यहाँ से कॉमन वोल्टेज आ रहा है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C। ये इन पे कॉमन वोल्टेज आ रहा है। पहले वाले कैपेसिटर पे नया चार्ज कितना आया? Q1 डैश इज C1V। दूसरे वाले पे कितना आया? Q2 डैश C2V। तो चार्जेस का रेशो क्या रहा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज C1 अपॉन C। टोटल चार्ज हमारा, टोटल चार्ज इस रेशो में डिवाइड हुआ। पहले वाले पे आ रहा है C1V विच इज C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज इनिशियल, और ऐसे सेकंड पर आ रहा है C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल। तो इस तरह से नया वोल्टेज आ जाएगा, नया चार्ज आ जाएगा। अब फाइनल एनर्जी हमेशा ऐसे में इनिशियल एनर्जी कम होगी, तो हम इनिशियल एनर्जी लिखें हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। हम फाइनल एनर्जी लिखें हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर। सबट्रैक्ट करें, B का फॉर्मूला वहां पे डाल दें, तो जो एनर्जी लॉस आएगा वो आएगा हमारा C1 C2, ये चेंज दे रखा है फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस लगाएंगे तो माइनस साइन हटा देंगे, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में याद रखना है कि एनर्जी लॉस कितना होगा? C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस होगा। तो हमेशा एनर्जी लॉस होगा इन केस अनलाइक प्लेट्स आपस में कनेक्ट कर रखी हैं। तो दोस्तों इन फॉर्मुलाज में जहां पे अपने कॉमन वोल्टेज लिखा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसमें से एक वोल्टेज नेगेटिव आएगा और उसका मॉड ले लेंगे तो ये हमारा कॉमन वोल्टेज आ जाएगा। ऐसे ही ये एनर्जी लॉस में V1 V2 में से एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। तो प्लस प्लस को आपस में कनेक्ट करें, माइनस माइनस को आपस में कनेक्ट करें, इसमें जितना एनर्जी लॉस होगा इससे ज्यादा एनर्जी लॉस तब होगा जब आप प्लस और माइनस को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज रीवायरिंग ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स। बाय द वे दोनों कैपेसिटर्स को आपस में आपने कनेक्ट किया और चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा, एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा। ऐसा कब होगा? जबकि कैपेसिटर्स इनिशियली सेम वोल्टेज पर है, यानी कि Q1 अपॉन C1 Q2 अपॉन C2 के बराबर है, तो रीवायरिंग करने पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो दिस इज रीवायरिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ये हम लोगों ने देख लिया। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो डीसी सर्किट्स में हम लोग फेमिलियर हैं, हमारे पास 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, C1 C2 C3 C4 एंड C5, है ना? ये बीच वाले कैपेसिटर को C5 बोल रहे हैं। तो ध्यान रहे, ऊपर एक ये C1 C2 का नेटवर्क है, नीचे C3 C4 है, ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है C1 C2। अब एक डायगोनल के अक्रॉस यहां पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, इधर यदि हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो इधर फिफ्थ कैपेसिटर, या इधर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इधर फिफ्थ कैपेसिटर। तो इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहे हैं, कोई भी दो सीरीज या पैरेलल में नहीं है। गाइस यदि हमने दिस कैन बी प्रूव्ड इफ C2/C1 इज इक्वल टू C4/C3, ये रेशो C2/C1 C4/C3 ये बराबर है, तो ऐसे केस में VC और VD बराबर होंगे, यानी कि इस कैपेसिटर वोल्टेज डिफरेंस जीरो होगा। तो इसको रिमूव कर दो, तो रिमूव कर देंगे तो फिर ऐसे केस में ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो नेट हमारा हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4 ऐड हो जाएगा। यदि सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं तो ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो वापस से उतना ही आ जाएगा, यदि सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। फिर ये डिफरेंट फॉर्म्स है, यदि बाय द वे इस तरह से टेढ़ा करके दिया हुआ है, इसमें इस वाले फिगर में अपन इसको ऐसे फ्लिप कर देंगे, तो फ्लिप करने पे इधर C1 C2 नीचे C3, फ्लिप करने पे एक्जैक्टली ये वाला फिगर बन रहा है व्हिच इज व्हीटस्टोन ब्रिज। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखने पे देखिए ये C1 और ये C2, ये ऊपर वाली आर्म कंप्लीट हो C1 C2 C1 C2। और ऐसे नीचे वाली आर्म को देखो, ये C3 है और यहाँ पे ये हमारी ये नीचे वाली आर्म कंप्लीट, C1 C2 ऊपर वाली आर्म, C3 C4 नीचे वाली आर्म, और बीच में हमारा फिफ्थ कैपेसिटर, ये बीच में फिफ्थ कैपेसिटर। तो अगेन दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए ये ऊपर वाली आर्म C1 C2, नीचे वाली आर्म C3 C4, बीच में C5 है। तो इन दोनों पॉइंट्स का वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट्स का वोल्टेज सेम है, यदि C1 C2 C1 अपॉन C2 C3 अपॉन C4 के बराबर है, ये हट जाएगा और हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक का है, नेक्स्ट टॉपिक। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन कंडक्टिंग है उनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं और उनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हम लोग कैपेसिटर में डालते हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एनहांस हो जाता है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है, और कैपेसिटर पे हम लोग ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं पहले की कंपैरिजन में बिना ब्रेकडाउन किए। ये कुछ फायदे हैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के। तो पहले डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कैसे एक्सटर्नल फील्ड को अफेक्ट करता है, और डाइलेक्ट्रिक किस तरह से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वेरी कराता है, वो हम लोग देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। गाइस डाइलेक्ट्रिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पोलर, नॉन पोलर। पोलर ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स हैं जिनमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट है, फॉर एग्जांपल HCl, NaCl, H2O एक्सेट्रा। नॉन पोलर ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स हैं जिनमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर एक ही जगह आ रहा है, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, जैसे CO2, जैसे O2, H2, इस तरह से। अब पोलर या नॉन पोलर कोई भी डाइलेक्ट्रिक लें तो जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो हमारा डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक के एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, दूसरे फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए ये हमारी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यदि हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड रखने पे यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस,
ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ई इंड्यूस्ड या ई पोलराइजेशन, जो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट होगा। तो डाइलेक्ट्रिक में नेट फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से कम हो जाएगा। तो मेन फंडा जो अपने को डाइलेक्ट्रिक का ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेज है, जैसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा। ऑफ कोर्स पोलर डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कम होगा। पोलराइजेशन जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पोलराइजेशन की वजह से अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट होगा, यानी कि अंदर नेट फील्ड अप्लाइड फील्ड से रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होगा वो हमेशा अप्लाइड फील्ड से कम होगा। ओके, फिर एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। पोलराइजेशन वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, दिस इज पोलराइजेशन वेक्टर। ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ये हमारा ई वेक्टर के प्रोपोर्शनलिटी में, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे पोलराइजेशन वेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो पी वेक्टर बराबर काई टाइम्स ई वेक्टर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हमारा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोलराइजेशन वेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट है कूलम मीटर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट्स होंगी वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी और पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी, ये हम लोग ध्यान रखें। अब जब डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो एक तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, दूसरी तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया। ये माइनस और प्लस अपना फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो माइनस और प्लस अपना फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो जो नेट फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड माइनस ई पोलराइजेशन या ई इंडक्शन होगा मैग्नीट्यूड वाइज। बाय डेफिनेशन यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया है तो एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक में जो अप्लाइड फील्ड है और जो नेट फील्ड है उसका रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे वाटर में आप जितना फील्ड अप्लाई करोगे और जो नेट फील्ड अंदर आएगा ई नॉट अपॉन ई फिक्स रहेगा। ऐसे किसी भी गिवन डाइलेक्ट्रिक में ई नॉट अपॉन ई फिक्स होगा, दैट वी डिफाइन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं यदि ई नॉट हमारा अप्लाइड फील्ड है तो नेट फील्ड कितना होगा, ई नॉट बाय के होगा। तो दोस्तों हमने ई नॉट फील्ड अप्लाई किया और जो नेट फील्ड है वो हमारा डिफाइंड है बाय डेफिनेशन ई नॉट बाय के। ये के कहलाता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ई नॉट बाय के। ये हमारा ई हो गया। अब ई होता कितना है, जितना हमने फील्ड अप्लाई किया है माइनस ई ड्यू टू पोलराइजेशन मैग्नीट्यूड वाइज। तो ई है हमारा ई नॉट के, ई नॉट बाय के, तो ई पोलराइजेशन हम लिख सकते हैं ई नॉट 1 माइनस 1 बाय के। यदि आप ई नॉट फील्ड अप्लाई करोगे तो अंदर नेट फील्ड ई नॉट बाय के होगा, पोलराइजेशन का जो फील्ड होगा वो ई नॉट 1 माइनस 1 बाय के होगा। विक्टोरियल देखें तो जो ईपी की डायरेक्शन है ये हमेशा ई नॉट वेक्टर के ऑपोजिट होगी, तो माइनस ई नॉट वेक्टर 1 माइनस 1 बाय के। कंडक्टर्स में गाइस अप्लाइड फील्ड यदि फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेट फील्ड जीरो हो जाता है, तो इसलिए कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। वैक्यूम में कोई पोलराइजेशन होगा ही नहीं, तो वैक्यूम के लिए के 1 होगा, किसी भी मटेरियल मीडियम के लिए के 1 से बड़ा होगा। तो ये हमारा ईपी इज माइनस ऑफ ई नॉट 1 माइनस 1 बाय के, ये हमने देख लिया, और ई इज ई नॉट बाय के। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या चीज होती है? डाइलेक्ट्रिक में यदि आप एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जाओगे तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एक लिमिट के बियॉन्ड यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ऐसे में जो डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मटेरियल से डिटैच हो जाएंगे, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्लड आ जाएगी, हम बोलेंगे हमारा डाइलेक्ट्रिक आयनाइज हो गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। द मिनिमम फील्ड एट विच ब्रेकडाउन अकर्स दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन नहीं कराना है तो हमें अप्लाइड फील्ड को ईमैक्स से छोटा रखना है, और डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन कराना है तो अप्लाइड फील्ड को ईमैक्स से बड़ा रखना है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 3 × 10⁻⁶ होती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक्चुअली प्लेट्स के बीच में हर पॉइंट पे फील्ड सेम है। तो ई जो है दैट इज d/d या q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k, ये हमारा ई मैक्स से छोटा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से छोटा होना चाहिए। तो हमसे बोला फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच कैन बी अप्लाइड, तो v/d इज ई मैक्स। फाइंड द मैक्सिमम चार्ज q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k, ई मैक्स। इस तरह से कर लेंगे हम लोग। स्फेरिकल कैपेसिटर में गिवन वोल्टेज के लिए, गिवन चार्ज के लिए जो मैक्सिमम फील्ड आएगा वो r बराबर a पर आएगा। तो r बराबर a पे जो फील्ड है E at r बराबर a which is E at r बराबर a which is q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट है उसके साथ k आएगा, अभी अपन देखेंगे, दिस शुड बी लेस देन E max। और ऐसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में भी जो मैक्सिमम फील्ड है वो r बराबर a पे ही होगा, तो वहां E at r बराबर a which is q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a l k लेस देन E max। और बाय द वे वोल्टेज बोला है तो Q को लिख लेंगे अपन CV, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपन निकाल सकते हैं। तो ब्रेकडाउन नहीं हो तो हमें इस तरह से जो भी अननोन पैरामीटर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों ब्रेकडाउन होने पे क्या होगा, हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तो ऐसे केस में बीच का मीडियम आयनाइज हो जाएगा, तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से चार्ज फ्लो करके नेगेटिव प्लेट पे चले जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर फंक्शन ही नहीं करेगा। तो हमेशा हमें इंश्योर करना है कि कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो ब्रेकडाउन नहीं हो, यानी कि गिवन डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली एक मैक्सिमम वोल्टेज या चार्ज की लिमिट होगी, जिसके बियॉन्ड यदि आपने वोल्टेज या चार्ज दिया तो कैपेसिटर का बीच का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एयर भरी हुई है तो जो मैक्सिमम फील्ड है वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से अपने को कम रखना पड़ेगा, अदरवाइज कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक में अपन देखें कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक अपन, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले यहाँ पे चार्ज Q है माइनस Q है, डाइलेक्ट्रिक की फेसेस पे माइनस Q पोलराइजेशन प्लस Q पोलराइजेशन आ गया। तो जो हमारा फील्ड है
देखिए ये जो चार्ज है Q और माइनस Q, इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। ये है फ्री चार्ज जो बैटरी से आया है कैपेसिटर की प्लेट्स पे, ये है फ्री चार्ज। और ये जो माइनस Q और प्लस Q इंड्यूस्ड है, ये कहलाता है बाउंड चार्ज। फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज। तो जो केवल फ्री चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है अप्लाइड फील्ड ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू है Q अपॉन ए एप्सिलॉन। जो नेट फील्ड है बाय डेफिनेशन वो होगा ई नॉट अपॉन के, दैट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमने फील्ड अप्लाई किया है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, डायलेक्ट्रिक के पोलराइज होने की वजह से अंदर जो नेट फील्ड है वो है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा ईडी और उसको Q बाई सी के इक्वेट किया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के। यदि डायलेक्ट्रिक नहीं है तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, और डायलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के है। तो हम बोल रहे हैं यदि कैपेसिटर का पूरा रीजन डायलेक्ट्रिक से फिल कर देंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। जितना वैक्यूम में एयर में कैपेसिटेंस है उसका के टाइम्स हो जाएगा, सी बराबर सी नॉट इंटू के। यदि कंप्लीटली फिल्ड है तो कैपेसिटेंस सी नॉट है, कंप्लीटली एम्प्टी है तो कैपेसिटेंस सी नॉट है, और कंप्लीटली फिल्ड है तो कैपेसिटेंस सी नॉट इंटू के है। ओके, अब चार्ज कितना इंड्यूस हुआ वो हम डायलेक्ट्रिक के फेसेस पे देखें। तो चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ई पोलराइजेशन इज E नॉट माइनस ई, दैट इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1। ये जो ई पोलराइजेशन है इसको अपन लिख सकते हैं QP अपॉन ए एप्सिलॉन। ये दो प्लेट्स हो गई, माइनस QP प्लस QP की, ये बीच में EP कितना प्रोड्यूस करेगी, QP अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे कि QP कितना होगा, Q1 माइनस 1 बाई के होगा। यहाँ से मेंस में कोई भी है तो ये हम ध्यान रखेंगे कि भाई अपन ने फील्ड ई नॉट अप्लाई किया है, नेट फील्ड ई नॉट बाई के है। यदि कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज Q और माइनस Q है तो जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो Q1 माइनस 1 बाई के आएगा। जो पॉजिटिव प्लेट है उसके आगे नेगेटिव, और जो नेगेटिव प्लेट है उसके आगे पॉजिटिव। तो इंड्यूस चार्ज का हमें फॉर्मूला याद रखना है Q1 माइनस 1 बाई के। अब दोस्तों ये जनरलाइज कर देंगे अपन कि जहां पे भी पूरा हमारा चार्ज का सिस्टम डायलेक्ट्रिक मीडियम में सबमर्ज्ड है, ऐसे में फॉर्मूला में जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के से। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज एक डायलेक्ट्रिक मीडियम में सबमर्ज्ड है, तो किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा हमारा, पहले था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। यदि हमारे दो चार्जेस हैं मीडियम में सबमर्ज्ड है, तो जहां पहले फोर्स था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अब फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। तो जहां पे भी फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यदि पूरा सिस्टम डायलेक्ट्रिक में सबमर्ज्ड है, तो हम फिर उस एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के से, हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक वाला सेक्शन फिनिश हुआ। नाउ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक, अभी कंप्लीटली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक था, अब है पार्शियली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक। दो तरह से हम लोग कैपेसिटर को डायलेक्ट्रिक से फिल कर सकते हैं। दोस्तों यदि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा डिविएट हो रहा है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करिए और थोड़ा सा डीप ब्रेथ करेंगे अपने साथ, है ना, वही जैसे मैंने बता रखा है। डीप ब्रीदिंग में टमी को पहले एक्सेल, टमी को पहले आउट करना है, फिर डायफ्राम आउट होगा, और फिर शोल्डर्स अप होंगे, फिर शोल्डर्स डाउन, फिर डायफ्राम इनसाइड एंड देन टमी इनसाइड। एक बार अपन करके देखते हैं। इस तरह से 5 साइकिल्स कंप्लीट करिए, अपने आप थोड़ा कामनेस फील करेंगे, टॉपिक को फिनिश करेंगे, है ना। तो कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक दो तरह के केसेस है। एक जहां पे कि जो डायलेक्ट्रिक का एरिया है वो प्लेट एरिया के बराबर है, और डायलेक्ट्रिक की थिकनेस प्लेट सेपरेशन से कम है। तो जितने भी डायलेक्ट्रिक्स डाले हैं उनकी एरिया सेम है, और जो थिकनेस है एक की T1 है, एक की T2 है, एक की T, ये केस 1 है। तो पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं। तो केस 1 में क्या है, यदि हमारी प्लेट्स पे चार्ज Q और माइनस Q है, ये फ्री चार्ज, तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट डायलेक्ट्रिक में फील्ड कितना होगा, E नॉट बाई K1, सेकंड में कितना होगा, E नॉट बाई K2, थर्ड में कितना होगा, E नॉट बाई K3। एक एक स्टेप काम किए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। Q और माइनस Q कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज है इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। तो जो इन Q और माइनस Q का फील्ड है वो है हमारा अप्लाइड फील्ड E नॉट, विच इज Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और फिर फर्स्ट डायलेक्ट्रिक में फील्ड E नॉट बाई K1, सेकंड में E नॉट बाई K2, ith डायलेक्ट्रिक में फील्ड कितना होगा, E नॉट अपॉन Ki। दिस इज फील्ड इन ith डायलेक्ट्रिक। उसके बाद में अब डायलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बराबर ED, यदि फील्ड कांस्टेंट है तो फर्स्ट डायलेक्ट्रिक के अक्रॉस वोल्टेज E1 T1, सेकंड पे E2 T2, तो ith पे EI TI। इस वोल्टेज को सम करके ओवरऑल वोल्टेज के बराबर करेंगे, Q बाई सी के इक्वेट करेंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 एंड सो। ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज का फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इसको अपन कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। अपन ये जो N स्लैब्स थी, यदि यहाँ पे थिन मेटालिक फॉइल्स इंसर्ट कर दें, एक फॉइल यहाँ, एक फॉइल यहाँ, हर इंटरफेस पे एक स्लैब, एक थिन मेटालिक फॉइल इंसर्ट कर दें, तो हम इसको ऐसे N कैपेसिटर ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। और ये सारे कैपेसिटर्स आपस में सीरीज होंगे, ये C1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे लास्ट वाला CN, ऐसे N कैपेसिटर्स हो जाएंगे डायलेक्ट्रिक्स सीरीज में। तो जब इस तरह से डायलेक्ट्रिक्स फील्ड है जो कि जिनका एरिया प्लेट एरिया के बराबर है, और T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन D के बराबर है, तो आप इनको N कैपेसिटर्स में इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हो। ऑल द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 एंड सो ऑन। यदि मेरे को इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, मतलब एक सिंगल स्लैब से रिप्लेस करना है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन सिग्मा TI बाई KI, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसको एक सिंगल डायलेक्ट्रिक से रिप्लेस करना है, सिंगल डायलेक्ट्रिक की थिकनेस हो जाएगी टोटल थिकनेस के बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इसको K कर देंगे, तो K इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा
इसको फॉर्मूला की तरह लर्न नहीं करेंगे, बस आप देख लो कि कैसे करना है। सिग्मा टी आई अपॉन सिग्मा टी आई बाई के, हमारा इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। हम देख रहे हैं ई जो है ith स्लैब में जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड था वो ई नॉट बाई के आई था, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के उतना ही कम है, एंड वाइस वर्सा। और या फिर आप इनको सीरीज में कैपेसिटर देख करके विजुलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि हमारे पास एक सिंगल स्लैब है, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसमें प्लेट सेपरेशन डी है, और यहाँ पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ है टी थिकनेस। इस केस में आपका इफेक्टिव मतलब T1, इसको ब्रेक कर सकते हो T1 T2 T3, T1 T2 T हो गया, और T3 D माइनस T1 T2 T3। अब यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 प्लस T प्लस T, है ना, T1 बाई 1 बाई K T3 बाई 1, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A T1 प्लस T3 D माइनस T हो गया, और प्लस T बाई, तो एक सिंगल स्लैब है बाकी एम्प्टी है, तो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। इस स्लैब को अपन लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करेंगे तो उससे कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। बाहर फील्ड ई नॉट है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड ई नॉट बाई के होगा। तो ये हमारा पहला सिस्टम है जिसमें कि प्लेट्स का एरिया और डाइलेक्ट्रिक का एरिया बराबर है, और इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स की थिकनेसेस का सम ओवरऑल सेपरेशन के बराबर है। सेकंड केस लेते हैं जहां पे कि एक्चुअली जो प्लेट सेपरेशन है और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है वो बराबर है, बट डाइलेक्ट्रिक्स का एरिया अलग अलग है और टोटल एरिया मिला के प्लेट के एरिया के बराबर है। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए फर्स्ट स्लैब ले लें, सेकंड स्लैब ले लें, थर्ड स्लैब ले लें, फोर्थ स्लैब ले लें, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये सारे कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में हो जाएंगे इस तरह से, फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन, ऐसे n कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो सी इफेक्टिव जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A1 K1 बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A2 K2 बाई डी, एप्सिलॉन नॉट K3 A3 बाई डी, इन सबको ऐड कर लेंगे, टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट KI बाई डी, ये हमारा, इसको ऐड करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, और के इफेक्टिव निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के इक्वलेंट, तो इक्वेट करके हम लोग के इक्वलेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये समझना है, ऑल अक्रॉस ईच स्लैब potential difference is capital V. So in each slab electric field is same, कितना E बराबर V बाई डी, और डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, V बाई डी है, ये अलग अलग है तो अकॉर्डिंगली चार्ज अलग अलग होगा इन प्लेट्स पे, बट फील्ड सारे डाइलेक्ट्रिक्स में सेम है। नेक्स्ट एग्जाम, अब आरसी सर्किट्स पे आते हैं। तो आरसी सर्किट गाइस, एक कैपेसिटर को डायरेक्टली आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, एक कैपेसिटर को यदि आप डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर जो है हमारा इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा, नेग्लिजिबल टाइम में चार्ज हो जाएगा, और इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाता है यदि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट कर। अब हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर के साथ में एक रेजिस्टर लगा रहे हैं और फिर बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर के साथ में एक रेजिस्टर लगा रहे हैं और फिर बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए पूरी थ्योरी का जो बेस है ना, उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर डज नॉट चेंज abruptly. चार्ज ऑन अ कैपेसिटर डज नॉट चेंज abruptly. कभी भी कैपेसिटर पे एब्रप्टली चार्ज चेंज, चार्ज को आने में समय लगता है, तो चार्ज और टाइम का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, चार्ज और टाइम का ग्राफ में कभी ब्रेक नहीं आएगा, सडन जंप नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। ये इस थ्योरी का मेन पॉइंट है। तो जैसे अपन कैपेसिटर को, जैसे अपन स्विच क्लोज करते हैं, तो स्विच क्लोज करने पे, कैपेसिटर पे क्लोज करने से पहले वोल्टेज जीरो था, जैसे अपन कैपेसिटर वोल्टेज देखें VC, फिर VR देखें, फिर I देखें, और फिर Q देखें, T बराबर 0 प्लस पे विथ इंक्रीज इन टाइम एंड T अप्रोचेस। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो इधर पॉजिटिव चार्ज आके डिपॉजिट होगा, इधर माइनस, और करंट ऐसे जाएगी, तो यहाँ से यहाँ जाने पे VC वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ जाने पे VR वोल्टेज ड्रॉप होगा, इन दोनों का सम E के बराबर होगा, मतलब ऑलवेज VC प्लस VR के बराबर होगा। ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट स्टेट, जब कैपेसिटर में चार्ज चेंज हो रहा होगा तो VC प्लस VR E के बराबर होगा। तो T बराबर 0 प्लस पे स्विच क्लोज करने के पहले चार्ज 0 है, तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद में चार्ज होगा, चार्ज 0 होगा तो वोल्टेज भी 0 होगा। पहले Q देखेंगे, फिर VC, फिर VR, फिर I। तो Q 0 है तो VC 0 होगा, VC 0 होगा तो VR E के बराबर होगा, VR E है तो करंट E बाई R हो जाएगी। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, कैपेसिटर पे वोल्टेज 0 है, सारा वोल्टेज रजिस्टर पे हो रहा है, और सर्किट पे जो करंट आ रही है वो E बाई R के बराबर आ रही है। ओके, अब जैसी करंट आएगी तो यहाँ चार्ज डिपॉजिट होगा, प्लस माइनस से चार्ज डिपॉजिट होगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो इधर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगी। तो विद इंक्रीज इन टाइम कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ेगा, रजिस्टर पे वोल्टेज कम होगा, करंट कम होगी। तो लगातार सर्किट में करंट कम होती रहेगी, यानी कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है उसकी रेट कम होती रहेगी। तो शुरुआत के डेल्टा क्यू आने में कम समय लगेगा, नेक्स्ट डेल्टा क्यू आने में ज्यादा समय लगेगा, नेक्स्ट डेल्टा क्यू आने में और ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो करंट आ रही है वो कम होती जा रही है इसीलिए।
या अपन बराबर बराबर समय अंतराल में देखें तो शुरू के डेल्टा टी में टाइम में जितना चार्ज आएगा, नेक्स्ट डेल्टा टी टाइम में उससे कम चार्ज आएगा, नेक्स्ट डेल्टा टी टाइम में उससे और कम चार्ज आएगा, क्योंकि करंट लगातार कम होती जाएगी। फाइनली करंट कम होते होते जीरो हो जाएगी। करंट जीरो हो गई यानी कि वी आर की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि वी सी ई के बराबर हो गया, यानी कि चार्ज सी। तो अल्टीमेटली जब स्टेडी स्टेट आएगी जो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम अचीव होगी, कैपेसिटर पे वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, चार्ज सी के बराबर हो जाएगा, रजिस्टर पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा, करंट जीरो। तो हम देखेंगे सर्किट में कैपेसिटर पे चार्ज एक्सपोनेंशियली जीरो से बढ़ता बढ़ता सी होगा, वोल्टेज जीरो से बढ़ता बढ़ता ई होगा कैपेसिटर पे, रजिस्टर पे वोल्टेज कम होता होता जीरो होगा और करंट ई बाय आर से जीरो होती जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होंगे सारे, है ना। तो ये अपन ने नोटिस किया। अब दोस्तों एक और पॉइंट नोटिस करने वाला ये है कि शुरुआत में कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो है और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। तो शुरुआत में कैपेसिटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? प्लेन वायर की तरह एक्ट कर रहा है। देखो करंट ई बाय आर आ रही है, तो करंट ई बाय आर आने का मतलब है कि कैपेसिटर कैसे एक्ट कर रहा है? प्लेन वायर की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम बोलते हैं टी बराबर जीरो प्लस पे जैसे स्विच क्लोज करते हैं, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एन अनचार्ज कैपेसिटर एक्ट्स एज जीरो रेजिस्टेंस वायर। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एन अनचार्ज कैपेसिटर एक्ट्स एज जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो जहां पे मल्टी लूप आरसी सर्किट्स होंगे, बहुत सारी लूप्स होंगी, और वहां पे हमें जस्ट आफ्टर क्लोजिंग करंट बतानी है, अलग अलग वोल्टेज बताने हैं, तो जहां जहां कैपेसिटर लगा हुआ है यदि वो अनचार्ज है, जो कि होगा आपके केस में, तो उसको वायर बना देंगे और फिर बाकी सर्किट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर एक्ट्स एज जीरो रेजिस्टेंस वायर। आफ्टर लॉन्ग टाइम देख रहे हो यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, बट स्टिल करंट जीरो आ रही है, यानी कि ये कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टडी स्टेट में कैपेसिटर क्या करेगा? ब्लॉक करेगा करंट को। जिस जिस ब्रांच में करंट लगी हुई होगी वहां करंट फ्लो, जिस जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ होगा वहां करंट फ्लो नहीं करेगी, वो उस ब्रांच में रजिस्टर वायर बन जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करे। तो मल्टी लूप आरसी सर्किट में क्या करेंगे? जब हमें स्टडी स्टेट के लिए सॉल्व करना होगा, तो जिस जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है वहां क्रॉस बना दो, वहां कोई करंट एंटर नहीं करेगी। यदि उस ब्रांच में कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो उस पर भी क्रॉस बना दो, क्योंकि करंट नहीं आ रही तो उस पर वोल्टेज जीरो होगा। फिर सर्किट को सॉल्व करके कैपेसिटर में वोल्टेज निकालेंगे, जो भी मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ। तो देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, a capacitor that is being charged initially acts like ordinary connecting wire. Ordinary connecting wire मतलब zero resistance relative to the charging. Initially acts like charged is that is being charged initially acts like the ordinary connecting wire. Zero t बराबर जीरो प्लस पे ये कैसे एक्ट कर रहा है? कनेक्टिंग वायर, the ordinary connecting wire मतलब r बराबर जीरो की तरह एक्ट कर रहा है, and a long time later it acts like a broken wire. broken wire का मतलब क्या हो गया? r approaches to infinity की तरह एक्ट कर रहा है। तो शुरुआत में कैपेसिटर वायर की तरह करेगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ओपन सर्किट की तरह ब्रोकन वायर की तरह करेगा। ये अपने को समझना है। कैपेसिटर पे चार्ज एब्रप्टली चेंज नहीं होता है, ये अपने को समझना है ना। अब कैपेसिटर पे चार्ज की इक्वेशन कैसे आएगी? तो दोस्तों यहाँ पे किरचॉफ की इक्वेशन लिखेंगे। किसी भी मोमेंट पे यदि आपको रिलेट करना है, बोला जब करंट ई बाई टू आ रहा है तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, ऐसा कुछ भी करना है, तो आप किरचॉफ की इक्वेशन लिख सकते हो। ई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ई कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर बराबर जीरो। ये किसी मोमेंट पे हमारा किरचॉफ की इक्वेशन है, ई माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर बराबर जीरो। तो इससे हम डिफरेंट वेरिएबल्स को रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों इस आई को डी क्यू बाई डी टी लिख के जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा क्यू का फंक्शन आता है, क्यू बराबर सी ई वन माइनस ई टू माइनस टी बाई आर सी। तो ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है, ये ध्यान से याद करना है। इवन दो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आरसी सर्किट के हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अपने को याद रखना है। क्यू बराबर सी ई वन माइनस ई टू माइनस टी बाई आर सी। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है। टी अप्रोचेस टू जीरो, टी बराबर जीरो पे ये वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो, चार्ज जीरो है। टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो चार्ज सी के बराबर हो जाएगा। तो चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ सी के बराबर हो रहा है। दोस्तों ये जो आरसी है, टी अपॉन आरसी, तो ये डायमेंशनलेस फैक्टर है, तो यानी कि आरसी की डायमेंशन टी के बराबर है। तो आरसी को हम सर्किट का टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। डायमेंशनली पूछ लेते हैं, डायमेंशन ऑफ आरसी, तो टाइम के बराबर होगी डायमेंशन आरसी। इसको हम सर्किट का टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। यदि टी की वैल्यू आरसी रख दें तो ये वन बाई ई हो जाएगा। वन बाई ई की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो गाइस 0.37 होती है अप्रोक्सीमेटली। वन बाई ई की वैल्यू 0.37 होती है अप्रोक्सीमेटली। तो वन माइनस वन बाई ई तो 0.63। तो एट टी बराबर आरसी, जिसको टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं, टॉ से डिनोट करते हैं, तो एट टी बराबर टॉ बराबर आरसी, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 0.63 टाइम्स सी, यानी कि 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल जीरो, वन टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर पे चार्ज कितना आता है? 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज आता है ना। विद इन फ्यू टाइम कांस्टेंट्स चार्ज ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट के बराबर हो जाता है। एग्जैक्ट स्टेडी स्टेट के बराबर होने में टाइम इन्फिनिटी लगता है, बट विद इन 4-5 टाइम कांस्टेंट ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट के बराबर हो जाएगा। चार्ज आधा कितने टाइम हो जाएगा? तो क्यू की वैल्यू आधे कितने टाइम हो जाएगी? तो अपन क्या करें, पॉइंट लिख के दिया, हाँ, एट टी बराबर टॉ एल एन टू। देखिए क्यू की वैल्यू है क्यूएम, सी को क्यूएम लिख रहा हूँ, वन माइनस ई टू माइनस टी बाई टॉ, आरसी को टॉ लिख रहा हूँ और इसको क्यूएम बाई टू के बराबर किया। सॉल्व करें तो वन बाई टू बराबर ई टू माइनस टी बाई टॉ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो टी की वैल्यू आ रही है टॉ एल एन टू। एट टी बराबर टॉ एल एन टू जो चार्ज है वो 50% हो जाएगा। ये अपने को समझना है, ये अपने देख लिया, एंड 63% ये भी अपने देख लिया। तो ये फॉर्मुला याद करना है हमें, क्यू बराबर सी वन माइनस ई टू माइनस टी बाई आर सी। अब उसके बाद देखिए ये चार्ज का वेरिएशन हो गया एक्सपोनेंशियली, ये करंट का वेरिएशन, करंट कैसे निकालेंगे? क्यू की जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। आई बराबर, तो क्यू की एक्सप्रेशन ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन आपको आता है, जस्ट डिफरेंशिएट करना है। तो क्यू बराबर सी वन माइनस ई टू माइनस टी बाई आर सी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई की एक्सप्रेशन आ जाएगी ई बाई आर ई टू माइनस टी बाई आर सी। आई जो है स्टार्टिंग वैल्यू आई एम है ई बाई आर, और ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ग्राफ इस तरह का है।
तो टी बराबर टॉप ए 1/e हो जाएगा, 1/e मतलब 0.37, तो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करंट जो है 0.37 टाइम्स आई नॉट के बराबर हो जाएगी, एंड आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट जो चार्ज है ऑलमोस्ट 63% के बराबर हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। वीसी और वीआर कब बराबर होंगे? जब वीसी और वीआर बराबर होंगे तो हमें मालूम है वीसी प्लस वीआर ई के बराबर है, तो वीसी और वीआर बराबर होंगे यानी कि E/2, यानी कि जो करंट है वो वीआर अपॉन आर यानी कि E/2 आर, तो वोल्टेज आधा हो रहा है और करंट E/2 आर, तो ये टाइम कितना होगा तो मालूम है टॉ ln2 पे ऐसा होगा, तो टॉ ln2 पे हमारा वीसी और वीआर आपस में बराबर हो जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये अपन ने देख लिया। अब दोस्तों कैपेसिटर में पावर, तो हर डिवाइस के लिए पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई। तो कैपेसिटर में जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, यानी कैपेसिटर को एनर्जी सप्लाई हो रही है। तो ऐसे में रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट इज पावर ट्रांसफर टू कैपेसिटर कितना होगा? VC इंटू आई। VC इंटू आई है ना, और अब VC को लिख लेंगे Q अपॉन C। तो T बराबर जीरो पे, T बराबर जीरो प्लस पे क्या है? T बराबर जीरो प्लस पे हमारा चार्ज जीरो है, इसलिए पावर की वैल्यू जीरो है, और T अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे हमारी करंट जीरो है, इसलिए पावर की वैल्यू जीरो है। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्टिंग में भी जीरो है, फाइनली भी जीरो है, यानी बीच में मैक्सिमम आ रहा है, तो जीरो से मैक्स और मैक्स से जीरो हो रही है। ये भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम क्वेश्चन रहता है। तो ये अपन ने चार्जिंग कैपेसिटर के लिए देखा। अब देखिए मैं यहाँ पे मल्टी लूप सर्किट के कुछ एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करता हूँ। तो मान लीजिए हमें इस तरह से दिया हुआ है, बैटरी गिवन है, R1 R2 गिवन है, हमसे बोला फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, केवल चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखा हुआ है यानी कि स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट चार्ज में, स्टेडी स्टेट चार्ज ना, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, टाइम नहीं बता रखा है तो इसका ना स्टेडी स्टेट चार्ज, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। ऐसे में मैंने आपको बताया कैपेसिटर करंट को ब्लॉक करता है, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यहाँ जो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट केवल इधर इधर फ्लो, करंट ऐसे फ्लो, है ना। तो यानी कि R1 R2 सीरीज में आ रहे हैं स्टेडी स्टेट में, तो कैपेसिटर वोल्टेज कितना होगा स्टेडी स्टेट में? कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होगा जितना R2 के अक्रॉस है वोल्टेज उतना होगा। R1 R2 में सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो या तो करंट से वोल्टेज निकाल लो IR से, और या फिर सीरीज में रेशियो में डिवाइड कर दो, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 2E, ये R2 पे वोल्टेज आ रहा है, इतना ही वोल्टेज कैपेसिटर पे होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम एंड पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो आपस में वोल्टेज सेम हो। VCM आ गया, तो QM कितना हो गया? C इंटू VCM, हमारे QM की वैल्यू आ गई CR2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E, ये आ गया। ऐसे मान लीजिए जैसे ये बैटरी है और R1 है, R2 है, R3 है, स्विच को T बराबर जीरो पे क्लोज किया अपन ने, हमसे बोला फाइंड I1 I2 I3 Q A जस्ट आफ्टर T बराबर जीरो, B एट T अप्रोचेस, ये हमसे पूछा। तो T बराबर जीरो प्लस पे मैंने बताया कैपेसिटर अनचार्ज है तो वायर की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो कैपेसिटर वायर की तरह एक्ट करेगा, तो आपका सिंपली सर्किट बन गया T बराबर जीरो प्लस पे, ये बैटरी है, R1 है, R2 है, कैपेसिटर वायर बन गया। अब जैसे सीरीज पैरेलल का नॉर्मल सर्किट होता है, सॉल्व करके आप I1 I2 I3 निकाल सकते हो कितनी होगी। लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर करंट को ब्लॉक करेगा, तो इसलिए कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, करंट केवल ऐसे, ये जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है इसमें कोई करंट हमारी R3 जो है वो बेकार हो गया, तो जस्ट यहाँ करंट जा रही है, ठीक है। तो R1 R2 सीरीज में आ गए, तो जो कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज होगा? जितना R2 पे वोल्टेज होगा। R2 पे वोल्टेज अभी निकाला था अपन एग्जांपल में, दोनों सीरीज में, तो R2 पे वोल्टेज आएगा, वही कैपेसिटर वोल्टेज आएगा, तो ऐसा अपन स्टेडी स्टेट में वोल्टेज निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। तो जीरो प्लस पे हमें कैपेसिटर को वायर की तरह डील करना है, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट, ओके। डिस्चार्जिंग सर्किट, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमने क्या किया है, एक चार्ज कैपेसिटर है और चार्ज कैपेसिटर को एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ से DQ चार्ज निकल के रजिस्टर के थ्रू होता हुआ माइनस DQ से कैंसिल होने लगे, तो सर्किट में चार्ज कम होने लगेगा। यहाँ पे हमेशा, क्योंकि दोनों सेम एंड पॉइंट्स के क्रॉस है, तो देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वोल्टेज VC से बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज VR से कम होगा, बराबर जीरो। तो हमेशा कैपेसिटर और रजिस्टर पे वोल्टेज बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम एंड पॉइंट्स के अक्रॉस है। तो कैपेसिटर पे चार्ज लगातार कम हो रहा है, तो कैपेसिटर वोल्टेज कम हो रहा है, यानी रजिस्टर पे वोल्टेज भी कम हो रहा है, तो करंट भी कम होती रहेगी, VC VR I सब रिड्यूस होते जाएंगे और फाइनली जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो जितनी कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी रजिस्टर में हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। जितना कैपेसिटर में एनर्जी में लॉस आ रहा है वो सारा रजिस्टर में हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है। तो हम किरचॉफ की इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे Q/C माइनस IR बराबर जीरो, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा चार्ज का फंक्शन आएगा QM स्टार्टिंग चार्ज e माइनस T/τ, है ना। करंट यहाँ पे माइनस DQ/dt होगी, चार्ज कम हो रहा है, तो करंट का फंक्शन हो जाएगा I0 e माइनस T/τ। तो करंट का फंक्शन तो वैसे ही जैसे पहले था,
चार्ज अभी 1 माइनस नहीं होके क्यू नॉट ई टू माइनस टी बाई टू, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज 30%, 37% ही रह जाएगा, 1 बाई ई तो 37% ही रह जाएगा, यानी कि 63% चार्ज हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये डिस्चार्जिंग सर्किट है।